नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुक्र है, शुक्रवार है, क्योंकि वीकेंड में आपकी जिंदगी की रफ्तार आराम से थोड़ा चले। लेकिन अभी फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि खबरों की रफ्तार कभी कम नहीं होती। इस खास शो में आपके पसंदीदा शो का एक और अंक लेकर हम आज हाजिर हैं। आपको बता दें कि बुलेटिन में कौन सी वो खबरें शामिल होंगी। देश और दुनिया की हर वो अहम खबर इस बुलेटिन में होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है। लेकिन खबरों की झलकियां सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। आज नंदीग्राम में ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी की टक्कर पर मुहर लग सकती है। इस पर हम बात करेंगे। तिहाड़ जेल आपको लिए चलेंगे, क्योंकि वहां रची गई साजिश का एक्सक्लूसिव खुलासा इस शो में होगा। बिहार का एक सनसनीखेज वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे अपराधी वहां बेखौफ हो चुके हैं। साथ ही हम आपको डीजे पर फारूक अब्दुल्ला और अमरिंदर सिंह का डांस भी दिखाएंगे। तो खबरों की शुरुआत करेंगे बीजेपी के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल पर मंथन शुरू हो चुका है। चुनावी संग्राम चल रहा है और सबकी नजर नंदीग्राम पर टिकी है कि क्या ममता को कड़ी टक्कर देने के लिए बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को वहां उतार सकती है या फिर नहीं। बीजेपी चुनाव समिति इस पर देर रात तक मंथन करती रही। सूत्रों के हवाले से खबर आई कि नंदीग्राम सहित 15 सीटों पर आखिरी फैसला पीएम, शाह और नड्डा करेंगे। ये बंगाल के रण के लिए रणनीति बनाने की तैयारी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक गुरुवार देर रात तक चलती रही। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बंगाल बीजेपी के भी तमाम बड़े नेता मौजूद थे। चुनाव समिति की बैठक में पहले 2 चरण के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। बैठक में नंदीग्राम की सीट को लेकर सबसे ज्यादा मंथन हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ने यहां से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर नंदीग्राम से उनको ममता के खिलाफ उतारा जाता है तो वो कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी मतलब नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाले हैं, मतलब हाँ वो तो पहले ही कह चुके हैं। अभी बाकी अनाउंसमेंट का वेट करिए। मैं तो अनाउंसमेंट करने के लिए नहीं निकल रहा हूँ। लेकिन शुभेंदु अधिकारी लड़ेंगे, आपको उम्मीद है कि जो उन्होंने घोषणा की 50,000 वोट से हराएंगे? एकदम कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं नहीं लड़ा वहाँ से, दूसरा जो भी लड़ेंगे उन्हीं को भी 50,000 वोट से ममता दीदी के खिलाफ जिताएंगे। तो उनका कॉन्फिडेंस है और हम इसे दाद देते हैं। वहीं ममता बनर्जी की दूसरी संभावित सीट भवानीपुर पर बाबुल सुप्रियो भी ममता बनर्जी के मुकाबले चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी भवानीपुर 2 फेज में नहीं है। भवानीपुर का फेज आएगा जब उसको हम निर्णय करेंगे। पार्टी के बहुत से सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं कैलाश जी, तो क्या पार्टी के जो सांसद हैं उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है इन विधानसभा चुनावों में? अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ और हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किसको पार्लियामेंट मेंबर को लड़ाना, किसको नहीं लड़ाना। सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया है। अब तक 60 सीटों पर चर्चा हो चुकी है। टीएमसी आज सभी 294 सीटों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने जा रही है। बंगाल के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि इससे नतीजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सरकार में है, पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत पहले उन्होंने कर दिए थे, लेकिन नतीजा क्या आया? 1 दर्जन सीट गायब हो गया। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले अगर वो घोषणा कब करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पार्टी की तैयारी है, भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पूरा टक्कर देगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में पीएम मोदी ने दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी से बंगाल के माहौल को लेकर जानकारी ली। पीएम मोदी ने बंगाल के नेताओं से ये भी कहा कि ममता या उनकी पार्टी के नेता जैसी भी भाषा का बयान दें, बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें और बेवजह के बयान न दें। बंगाल के चुनावी मैदान में उतरने वाले महारथियों के नाम का ऐलान अब जल्द ही होने वाला है और इसके साथ ही मुकाबले के दांव पेंच की तैयारियां भी तेज हो जाएंगी। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।
नंदीग्राम में ममता बनर्जी के मुकाबले शुभेंदु अधिकारी को उतारने को लेकर बीजेपी पशुपेश में है। टीएमसी से बीजेपी में आए शुभेंदु बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा है, उनकी कई सीटों पर धाक है। ऐसे में ममता के खिलाफ उन्हें उतारने से डर यह है कि वो सिर्फ एक सीट तक ही ना सीमित रह जाए। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো, আপনারা নিশ্চিত থাকুন হারাবো। আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। ভবানীপুরকেও আমি নেগলেক্ট করছি না, ভবানীপুরেও আমি ভালো প্রার্থী দেবো, ওটাও আমার ভালোবাসার জায়গা। বক্সিকে বলবো নন্দীগ্রামেও আমার নামটা যেন থাকে। नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता ने बड़ा दांव खेल दिया। जिस शुभेंदु के दम पर बीजेपी बड़े जीत की उम्मीद लगाई थी, उसी शुभेंदु फैक्टर को ममता अपनी सियासी छवि और लोकप्रियता से बेअसर करने की ठान चुकी है। ममता के नंदीग्राम आने के पीछे दो बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, 2007 में योद्धा बनकर उभरी। वजह नंबर 2, शुभेंदु को हराकर सबक सिखाना। ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। क्या शुभेंदु जी को वहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा उनके खिलाफ? शुभेंदु जी का नहीं बनने का कोई कारण नहीं है, लेकिन जब तक घोषणा नहीं होता है तब तो निश्चित कुछ बोला नहीं जाएगा। ममता बनर्जी कहीं से भी लड़ सकती हैं। ममता वर्सेस शुभेंदु होने जा रहा है नंदीग्राम में, संभावना है। अब तो देखिए, टिकट ममता बनर्जी का भी लिस्ट आना चाहिए, हमारे भी लिस्ट आना चाहिए, तब पक्का होगा मामला। दरअसल नंदीग्राम सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी के उत्थान और वाम मोर्चे के सियासी प्रस्थान का प्रतीक माना जाता है। अगर 2011 से बंगाल में ममता बनर्जी ने सत्ता की लगाम अपने हाथों में थाम रखी है, तो उन्हें सियासी ताकत नंदीग्राम से मिली। यहाँ का चुनावी समीकरण समझिए। नंदीग्राम में 2006, 2011 और 2016 असेंबली चुनाव में जीत हार के साथ उम्मीदवार बड़ा फैक्टर है। 2006 में सीपीआई के मोहम्मद इलियास 48.7% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि टीएमसी को 45.3% वोट मिला। 2011 में टीएमसी की फिरोजा बीवी 60.2% वोट के साथ विधानसभा पहुंची, जबकि सीपीआई को 34.8% वोट मिला। 2016 में नंदीग्राम से शुभेंदु चुनाव लड़े, 67.8% वोट शेयर के साथ जीते, जबकि सीपीआई के अब्दुल कबीर शेख को सिर्फ 26.5% वोट मिले। टीएमसी के सेनापति रहे शुभेंदु के खेमा बदलने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ममता अपनी सियासी साख दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटी। बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शुभेंदु फैक्टर को नंदीग्राम तक सीमित रखना है या नहीं। नंदीग्राम की रणभूमि में ममता के उतरने के सियासी मायने हैं। दक्षिण बंगाल के दुर्ग को शुभेंदु अधिकारी से बचाना पूर्वी मिदनापुर शुभेंदु के सियासी वर्चस्व का इलाका है। नंदीग्राम से लड़ने से शुभेंदु पर सीधा दबाव डालना। शुभेंदु चुनाव लड़ेंगे तो पूरी ताकत नंदीग्राम में झोंकेंगे। शुभेंदु सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि नंदीग्राम में ममता के होने का सीधा संदेश पूरे दक्षिण बंगाल में जाएगा, जो टीएमसी का गढ़ है। इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। बात अब तिहाड़ जेल में रची गई एक साजिश की करेंगे। आज तक के सूत्रों के मुताबिक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि तिहाड़ जेल में बंद रेप और हत्या के एक आरोपी ने 2019 में दिल्ली में हुए दंगे के 3 आरोपियों को जेल में ही मारने की साजिश रची थी। चौंकाने वाली बात यह है कि साजिश रचने वाले इस आरोपी को जेल में ही बंद आईएसआईएस के 2 आतंकियों ने रेडिकलाइज किया था। तिहाड़ जेल में बड़ी साजिश का खुलासा। जेल के भीतर दिल्ली दंगे के आरोपी की हत्या की साजिश। ये खुलासा हैरान करने वाला है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद शाहिद नाम के एक आरोपी ने 2019 में दिल्ली में हुए दंगों के 3 आरोपियों को मारने की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ में बंद आईएसआईएस के 2 आतंकी मुफ्ती अब्दुल शमी और अजीमुश शाम ने शाहिद का ब्रेन वॉश किया था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में रची जाने वाली एक बड़ी साजिश का खुलासा किया है।
दरअसल स्पेशल सेल के मुताबिक तिहाड़ जेल में बंद शाहिद नाम के एक शख्स ने तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद असलम के साथ एक बड़ी साजिश रची थी। इस साजिश के तहत तिहाड़ जेल में बंद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों के आरोपी अंकित, हिमांशु और राहुल को पारा देकर हत्या करना था। स्पेशल सेल के मुताबिक शाहिद दिल्ली में 2015 में एक महिला के साथ बलात्कार, उसके बाद उसकी और उसके 2 बच्चों की हत्या के आरोप में जेल में बंद है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक शाहिद जेल से ही लगातार असलम के संपर्क में था। साजिश ये रची गई थी कि असलम किसी तरह जेल के भीतर शाहिद तक पारा पहुंचाएगा, लेकिन टेक्निकल सर्विलांस में पुलिस को साजिश की भनक लग गई। प्लान के मुताबिक जेल में बंद शाहिद दिल्ली में मौजूद असलम से लगातार फोन पर बातचीत करता था। इसी फोन कॉल्स को स्पेशल सेल ने इंटरसेप्ट किया, जिसमें लगातार ये बातचीत हो रही थी कि कैसे जेल के बाहर मौजूद असलम जेल के अंदर मरकरी यानी पारा पहुंचाएगा और उसी पारे से अंकित, हिमांशु और राहुल की हत्या करनी है। शाहिद 2015 में दिल्ली के ख्याला में एक महिला से रेप और उसके बाद महिला और उसके 2 बच्चों की हत्या के आरोप में जेल में ही है। वहीं वो हरिद्वार के अर्धकुंभ मेले में बम ब्लास्ट करने की साजिश में गिरफ्तार ISIS के 2 आतंकवादियों के संपर्क में आया, जिन्होंने उसे रेडिकलाइज किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शाहिद को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर पूछताछ के लिए लाई थी। इसी पूछताछ में शाहिद ने ISIS के आतंकवादियों का नाम लिया था। इन ISIS के आतंकियों को स्पेशल सेल ने 2016 में गिरफ्तार किया था। छानबीन में ये पता चला है कि ISIS के उन्हीं 2 आतंकियों ने जेल में बंद शाहिद को कई दिनों तक भड़काया और उसके बाद दिल्ली दंगों के आरोपी अंकित, राहुल और हिमांशु की हत्या की साजिश रची गई। इस खुलासे ने तिहाड़ जेल के सुरक्षा इंतजामों की पोल भी खोल दी है। क्या किसी कैदी के लिए फोन पर बात करना इतना आसान है? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार के फतुहा में बेटी के साथ हुई छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने मां को भी गोली मार दी। अब इस मामले में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दबंग खुलेआम हथियार लहराते पीड़ित के घर के बाहर दिखाई दे रहे। हाथों में बंदूक और लाठियां लिए लोग। ये बिहार के फतुहा में उस गांव की तस्वीर है जहां छेड़खानी का विरोध करना दबंगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। 3 मार्च की सुबह पीड़ित की मां की हत्या कर दी गई और एक दिन बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित का घर देखिए, जिसके बाहर हथियार लेकर लोग जमा थे। किसी के चेहरे पर कानून व्यवस्था का जरा भी खौफ नहीं। किस तरह गोलियां चलाई गई ये दीवार के निशान बता रहे हैं। घर के अहाते से अब भी गोलियों के खोखे मिल रहे हैं। ये गांव राजधानी पटना से महज 40 किलोमीटर दूर है। पीड़ित के मुताबिक उसने अपने साथ हुई बदसलूकी की बात घर आकर बताई थी। दुकान गए 7 बजे तो हमको 7 से छेड़ गया, तो हम के मम्मी पापा से बोले तो मम्मी पापा से अगर परिवार से कहा। अभी ने पर सुबह संगा में मम्मी बैठा रहा तो मम्मी के तीर के घर में से गोली मार दिया। पीड़ित परिवार के मुताबिक घटना के बाद भी अपराधियों की टोली उसी दिन शाम को 3 और हत्याओं की धमकी देकर चली गई। हमको बहन के साथ हुआ यही सर कि हमको बहन दुकान गया सौदा लाने के लिए, तो हमको बहन के साथ छेड़खानी किया तो हमको माँ बाप से आके बोला। हमको माँ बाप हल्ला किया तो बीने हुआ तो हमको माँ बाप के रात बोला ना रात के कि बीने निकल तो मार दो। हमको माँ या बहन बैठल था तो उसको निकाल के गोली मार दिया। चंदन मारा है, कुंदन मारा है, मार के अभी बोलता है सर कि अभी 3 मटर और करेंगे। गांव में बंदूक और डंडे का जोर है और पुलिस का दावा है कि आरोपियों की धरपकड़ का काम चल रहा है। आपसी विवाद वाली बात बताई जा रही है, पहले बताया गया है और 15 खोखा के बताया जा रहा है कि वहाँ से बरामद हुआ है और बाकी हम लोग देख रहे हैं अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, परिवार दहशत में है और कानून व्यवस्था की सच्चाई तो
ये तस्वीरें बता ही रही हैं। राजेश कुमार झा, फतुहा, आज तक। एलपीजी सिलेंडर्स के महंगे होते ही गरीबों के घर में दोबारा चूल्हे जलने लगे हैं। गरीब महिलाओं को लकड़ी, कंडे, उपले के धुएं में खाना बनाने से बचाना सेहत का एलपीजी कनेक्शन देने वाली योजना अब डगमगाती हुई दिखाई दे रही है। सांस आती है, एकदम घबराहट सी होती है, धुआं लगता है, कंडा हाथ पे लेकर तब चूल्हा जलाते धुआं उठता है, खांसी उठती है, आंसू आ जाते हैं, लकड़ी में कांटा चिपक गया है। 2016 में इसी धुएं को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत की। मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं, उस पीड़ा को जी करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है। लेकिन क्या देश की गरीब महिलाओं के लिए जरूरी उज्ज्वला योजना को महंगाई ने उदास कर दिया? जब से ये महंगी हो गई तो चूल्हे में आ गए। साग सब्जी की तो पैसा नहीं है और 900 रुपये कहाँ से जुटाई पे तुम्हारे वो कर कर आँखी फूटी जाती है, हमें धुआं मान। सर गैस तो महंगा हो गया ना। आपको लगेगा कि इन आंसुओं की वजह धुआं है, लेकिन कारण धुआं नहीं, वो आग है जो महंगाई के कारण एलपीजी सिलेंडर के दामों में लगी। और इतिहास गवाह है, महंगाई की आग में आर्थिक कमजोरी की ज्वलनशीलता गरीब को सबसे पहले झुलसाती है। इसलिए देश के 2 राज्यों उत्तर प्रदेश से संवाददाता कुमार अभिषेक और राजस्थान से शरद कुमार आपको उज्ज्वला की उदासी की पूरी कहानी दिखाएंगे। हमीरपुर में यह घर सुधा और श्रवण का है। बढ़े दामों ने उज्ज्वला के सिलेंडर को बाहर उदास खड़ा कर दिया। अंदर चूल्हे में महंगाई ने आग फूंक रखी है। इसी धुएं से आजादी के लिए करोड़ों लोगों ने सब्सिडी शहरों में अपनी छोड़ दी तो सरकार उज्ज्वला का सिलेंडर गरीबों को दे पाई। लेकिन क्या हुआ कि सुधा जैसे ग्रामीणों की जिंदगी दोबारा उसी धुएं के साए में चली गई। हम इस वक्त टेढ़ा गांव, जो कि हमीरपुर और बांदा का के सीमा पर बसा हुआ एक गांव है, और हम उस गांव में इस वक्त हैं। और आप यहां पर वो स्थिति देख सकते हैं कि किस तरीके से चूल्हे और सिलेंडर को बिल्कुल अलग करके रख दिया गया है और दोबारा से वही परंपरागत पुराना लकड़ी का चूल्हा, फूंक मारने की वही की विधि, वही तमाम चीजें एक बार फिर से लौट आई हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये क्योंकि गैस के दाम पिछले 3 महीने में 5 बार बढ़े हैं। जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ जी, क्योंकि यहाँ गैस बहुत महंगी हो गई। जो सरल था, अब यहाँ बहुत दिक्कत है रोटी बनाने में चूल्हे में। आप कैसे बनाती थी पहले? उसका इस्तेमाल करती थी गैस? गैस से बनाते थे। जब से ये महंगी हो गई तो चूल्हे में आ गए। क्यों दोबारा से गैस खरीदने में क्या समस्या आ रही? क्योंकि ये महंगी बहुत है, हमें रोजगार है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है। देश में 8 करोड़ से ज्यादा परिवारों को यही उज्ज्वला का सिलेंडर देने की योजना तय समय से पहले पूरी की जाती है। लेकिन 3 महीने में सुधा खुशियों की लौ से कंडे के धुएं में पहुंच जाती है, क्योंकि 3 महीने में 225 रुपए की गैस वाली महंगाई ने एक अच्छी योजना का धुआं कर दिया और उज्ज्वला के सिलेंडर को लोहे के लाल रंग वाला टुकड़ा बना दिया। बुंदेलखंड के हमीरपुर के हम उसी टेढ़ा गांव में हैं, जहां सबसे ज्यादा उज्ज्वला के कनेक्शन मिले थे। अब आप इस चूल्हे को देख लीजिए, ये बस यूं ही शोकेस की तरह इस घर में पड़ा हुआ है। बकायदा उज्ज्वला योजना का ये जो सिलेंडर है, ये गैस है, आपको ऐसे ही दिखाई देगा, क्योंकि अभी कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से अब लोग इसका इस्तेमाल करना, गृहिणियां इसका इस्तेमाल करना कम कर चुकी हैं। और जो असल तस्वीर है वो अब आपको दिखाई देगी। घर का खाना अब पूरी तरीके से पहले की तरह लकड़ी के चूल्हे पे बनता हुआ दिखेगा। दलिया बनाती राममणि के घर क्या इतनी नहीं कि 800 रुपए पार हो चुके सिलेंडर को भराकर खाना पकाएं। 2018 का एनएसएसओ का सर्वे कहता है
20% गरीब परिवार की आय 1065 रुपए है। तो फैसला आप करिए, जब जेब में दाने नहीं होंगे तो सिलेंडर कहां से भराया जाएगा? पहले भरावते जब सस्ती रहा है, अब हम नहीं भरावते। 4-6 महीना हुई गए नहीं भरा हुआ है, जब से महंगाई हुई गई। तो फिर वापस इसी कंडे पे और लकड़ी पे बीन के लाई थे, मांग गए कहूँ से कंडा ना, मैं चौआ गोर कुछ नहीं आ, हार से बीन लावा थे लकड़ी, कंडा तो बार रहे हैं, बना रहे हैं। महंगाई और गरीबी, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, यही कह लीजिए। महंगाई की चक्की चली, उज्ज्वला उदास हुई क्योंकि धुआं फिर से घरों के भीतर उठने लगा। क्या करें, जब हम पैसे नहीं आता हम नहीं भरा पाते, धुआं लागत है आखिर में, क्या करें, गरीब मड़ाई। बाहर धुआं है, अंदर महंगाई के कारण सिलेंडर का घुटता दम है। कुछ इस तरीके से ये गैस चूल्हा बिल्कुल अब रख दिया गया है और बुंदेलखंड का ये टेढ़ा गांव है और रिकॉर्ड में दर्ज है कि यहाँ इस जिले का सबसे ज्यादा गैस सिलेंडर यहाँ बांटे गए। लेकिन अब ये भंडार के घर में एक कोने में इस तरीके से पड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। ये बात तो सच है कि 1 दिसंबर को 594 से शुरू हुआ गैस का खेल 1 जनवरी को 694 रुपए पहुंचा था, 1 मार्च को 819 रुपए। लेकिन समस्या सिर्फ इतनी नहीं, दावा ये भी कि 800 रुपए पार का सिलेंडर भराने के बाद जो सब्सिडी आनी चाहिए वो या तो मिल नहीं रही या फिर गिनती के कुछ रुपए आ रही है। जो सब्सिडी दी जाती थी वो भी उज्ज्वला योजना के तहत वो समाप्त है, किसी भी तरह की कोई सब्सिडी भी नहीं दी जा रही। ऐसी स्थिति में गरीब आदमी सिलेंडर खरीदने में असहाय है, मजबूर है। इसी कारण गीता देवी के घर भी सिलेंडर पीछे हो गया, कंडे पर धुएं के साथ चूल्हा आगे। आखिर महीने के 1000 रुपए से 5000 रुपए तक कमाने वाला गरीब आदमी अपनी कमाई का 20% से अधिक का खर्च कैसे सिर्फ सिलेंडर भराने में कर दे? कुमार अभिषेक, हमीरपुर, आज तक। एलन मस्क का स्टारशिप SN10 पहली बार हवा में करीब 6 मील की ऊंचाई तक गया। हालांकि धरती पर उतरने के 10 मिनट बाद ही इसमें जोरदार विस्फोट हुआ और ये जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। एलन मस्क के मंगल मिशन को थोड़ी सी कामयाबी मिलने के साथ ही झटका भी देखा गया। 4, 3, 2, 1, ignition। पहले सफल लॉन्चिंग के बाद कुछ ही मिनट में आग के शोलों में तब्दील स्टारशिप रॉकेट SN10 की ये तस्वीरें हैं। ये मंगल ग्रह पर शहर बसाने का सपना देख रहे अरबपति एलन मस्क के सपने को एक नई उड़ान मिलते मिलते रह गई। मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का स्टारशिप SN10 पहली बार हवा में करीब 6 मील की ऊंचाई तक गया था, लेकिन धरती पर उतरने के 10 मिनट बाद इसमें जोरदार विस्फोट हो गया और लॉन्च पैड पर ही ये जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। स्पेस एक्स के रॉकेट स्टारशिप SN10 ने उड़ान भरी और बिना नष्ट हुए ही धरती पर लैंड कर गया। SN10 रॉकेट धरती से करीब 6 मील की ऊंचाई तक गया। SN10 रॉकेट में विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। रॉकेट टेक्सास स्थित स्पेसएक्स की बोका चिका से उड़ान भर चुका था और उसी रास्ते पर बढ़ रहा था जिस रास्ते पर SN8 और SN9 आगे बढ़े थे। SN10 रॉकेट में 3 इंजन लगे थे और अंतरिक्ष की ओर बढ़ते समय इनमें से 2 इंजन एक एक करके अलग हो गए। मात्र 4 मिनट में SN10 रॉकेट आकाश में 6 मील की ऊंचाई तक पहुंच गया। वहां कुछ देर चक्कर काटने के बाद रॉकेट अपने एक इंजन की मदद से सफलतापूर्वक धरती पर लौट आया, लेकिन उतरने के बाद उसमें विस्फोट हो गया। आपको बता दें कि इससे पहले SN8 और SN9 भी इसी तरीके से शोलों में तब्दील हो चुके हैं। एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। आज तक ब्यूरो। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर की एक बेकरी में 7 साल की एक बच्ची ने लेमनेड स्टैंड लगाया है। यहां आने जाने वाले उसके बारे में जानते हैं तो शौक से आकर लेमनेड पीते हैं, जिन्हें वो खुद सर्व करती है। आप भी जानिए आखिर क्यों ऐसा वो कर रही है और क्यों इस बच्ची की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही। ये है 7 साल की लीजा, जो फिलहाल बर्मिंघम के एक बेकरी स्टोर पर ग्राहकों को लेमनेड ड्रिंक सर्व करती दिख रही हैं। लीजा के चेहरे की खुशी और उसके आत्मविश्वास को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और यहाँ वो जो कुछ कर रही है उसका मकसद फंड जुटाना है, जिसकी मदद से वो अपनी बीमारी को मात दे सके। दरअसल लीजा मस्तिष्क की गंभीर बीमारी से जूझ रही है और इसके इलाज के लिए
उसे एक बड़ी रकम की दरकार है, लेकिन लीजा के परिवार के पास इलाज के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, जिसका हल लीजा ने खुद ही ढूंढ निकाला है। अब तक लीजा ने अपने लेमनेड स्टैंड और ऑनलाइन मदद के जरिए $3 लाख से भी ज्यादा की रकम जुटा ली है। अपनी सर्जरी के लिए फंड जुटाना और बदले में ग्राहकों को लेमनेड ड्रिंक देना लीजा के लिए एक खेल की तरह है, जिसे वो खुशी खुशी करती है। नन्ही लीजा की इस पहल की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और लोग उसके इलाज और जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए दुआ कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो।